नमस्कार, मैं डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय। आज हम बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र और बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स के पंचम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा विषय है इटली के एकीकरण में कैबूर का क्या योगदान था। कैबूर 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप का एक महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। पिडमॉन्ट और सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वे पिछले 2 दशकों में अपनी कार्यकुशलता, वाक्पटुता, योग्यता, राजनीतिक दक्षता के लिए जनता में लोकप्रिय हो गया था। इस लोकप्रियता के कारण उसे पिडमॉन्ट की प्रथम संसद का सदस्य भी चुना गया। 1850 में उसे कृषि व वाणिज्य मंत्री का पद प्राप्त हो गया। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर सम्राट ने 1852 में उसे प्रधानमंत्री पद प्रदान किया और यह पद पर वह मृत्यु पर्यंत रहा। इटली का एकीकरण संपन्न कराने में कैबूर के मस्तिष्क में सुस्पष्ट योजना थी। इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार थी। पहला, कैबूर का विचार था कि केवल पिडमॉन्ट और सार्डिनिया के राज्य के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण का अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। दूसरी बात यह थी कि कैबूर राजतंत्र का समर्थक था। राजतंत्र के अंतर्गत ही इटली को एक राष्ट्र बनाना चाहता था। तृतीय, वह पिडमॉन्ट को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व आध्यात्मिक श्रेणी में एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था ताकि अन्य राज्य पिडमॉन्ट का नेतृत्व स्वीकार करे। चतुर्थ, वह ऑस्ट्रिया को इटली की एकता व स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु मानता था। विद्यार्थियों, यहाँ उसका विचार था कि ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालकर इटली राष्ट्र का निर्माण संभव है। पंचम, वह इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहता था और यह देखना चाहता था कि अन्य राष्ट्रों की सहायता से ऑस्ट्रिया को इटली से निकालना सुगम होगा। छठा और अंतिम, कैबूर इटली की स्वतंत्रता एवं एकीकरण के लिए युद्ध को अनिवार्य समझता था। इसके लिए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पिडमॉन्ट को सैनिक शक्ति के रूप में समृद्ध करना चाहता था। क्रीमिया युद्ध 1854 से 1857 तक इटली के राज्यों से ऑस्ट्रिया का आधिपत्य समाप्त करने के लिए, इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए कैबूर यूरोप में किसी बड़े राष्ट्र का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। वह ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में था कि इटली यूरोप के अन्य देशों से किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान कर सके। सौभाग्य से क्रीमिया युद्ध में उसे यह अवसर प्राप्त हो गया। अपने स्वार्थों के कारण टर्की को सैनिक सहयोग प्रदान किया। पिडमॉन्ट का इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं था, किंतु दूरदर्शी नेता कैबूर ने पिडमॉन्ट की सेना को टर्की, इंग्लैंड और फ्रांस के समर्थन में क्रीमिया युद्ध में भाग लेने के लिए भेज दिया। क्रीमिया युद्ध इटली के भाग्य का निर्णायक सिद्ध हुआ। 1856 में पेरिस संधि के समय कैबूर को भी आमंत्रित किया गया। वहां पर उसने इटली की समस्याओं को यूरोप के दोनों बड़े देशों के समक्ष प्रस्तुत किया। इन समस्याओं के लिए ऑस्ट्रिया को उत्तरदायी ठहराया। यह कैबूर की महान कूटनीतिक सफलता थी। यद्यपि उसे क्रीमिया के युद्ध तथा पेरिस की संधि से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ, तथापि इस युद्ध के फलस्वरूप पिडमॉन्ट की राजनीतिक शक्ति व कैबूर की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इंग्लैंड और फ्रांस ने इटली के एकीकरण अभियान को मान्यता प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय समस्या का स्वरूप इसे प्रदान कर दिया। नेक्स्ट है नेपोलियन तृतीय के साथ संधि। कैबूर को क्रीमिया युद्ध में भाग लेने का प्रतिफल तुरंत ही मिल गया। उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन थर्ड के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। 21 जुलाई 1858 को दोनों के मध्य प्लम्बियर्स की संधि हुई, जिसके अनुसार फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पिडमॉन्ट को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। यह भी निश्चय किया कि लोम्बार्डी तथा वेनेशिया के प्रदेश ऑस्ट्रिया से लेकर पिडमॉन्ट को दे दिए जाएंगे तथा पार्मा, मेडोना, टस्कनी राज्यों को भी पिडमॉन्ट के साथ मिला दिया जाएगा। इस सहायता के बदले में फ्रांस को इटली के नीस व सेवाय के प्रदेश देने का वचन कैबूर ने दिया। उत्तर मध्य इटली का एकीकरण। जिस समय
ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पिडमॉन्ट और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं का युद्ध चल रहा था। उसी अवधि में इटली के उत्तर मध्य के राज्यों पार्मा, सैडोना, टस्कनी की जनता अपने निरंकुश शासक के विरुद्ध क्रांति करके उन्हें भगा दिया और पिडमॉन्ट में विलीन होने की इच्छा प्रकट की। इसी मध्य विला फ्रैंका की संधि हो जाने से ऑस्ट्रिया व पिडमॉन्ट का युद्ध बंद हो गया तथा उत्तर मध्य के इन प्रदेशों के शासकों को भी पुनः सत्तारूढ़ कर दिया गया। विद्यार्थियों, किंतु इन प्रदेशों की जनता ने अपना संघर्ष अभियान निरंतर जारी रखा। सौभाग्यवश उनके संघर्ष को इंग्लैंड के तत्कालिक प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। यद्यपि उपरोक्त प्रदेशों की जनता ने पिडमॉन्ट के साथ मिलने का प्रस्ताव किया, किंतु कैबूर पिछली घटनाओं से भयभीत था, अतः इस प्रस्ताव को नेपोलियन तृतीय की स्वीकृति दिलाना चाहता था। कैबूर ने नेपोलियन तृतीय के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि यदि वह उत्तर मध्य इटली के प्रदेशों को पिडमॉन्ट में विलय करने का कार्य को मान्यता प्रदान कर दे तो उसे नीस और सेराय के प्रदेश प्रदान कर दिए जाएंगे। नेपोलियन तृतीय ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। फलस्वरूप इन राज्यों को पिडमॉन्ट में मिलाकर उत्तर मध्य इटली का एकीकरण को पूरा कर दिया। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को नवनिर्मित संघ का राजा घोषित किया। 2 अप्रैल 1860 में ट्यूरिन में एकीकृत इटली की संसद का प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। नीस और सेवाय के प्रदेश फ्रांस को दे दिए गए। सेवाय सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय का पैतृक राज्य था, इसलिए नीस का प्रदेश गैरिबाल्डी का जन्मस्थल था। इसलिए यह निर्णय इन दोनों के लिए दुखद एवं असहाय था, किंतु कैबूर ने राष्ट्र के व्यापक हितों को देखते हुए इन प्रदेशों को फ्रांस को देकर अपनी कूटनीतिक योग्यता का परिचय दिया। इति नमस्कार।